नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण का पेच सुलझता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी के मामले में राजभवन और सरकार के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। राजभवन ने करीब एक हफ्ता पहले आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार से 10 सवाल के जवाब मांगे थे। रविवार को सरकार की ओर से जवाब भेज दिए गए। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मसले को लेकर कांग्रेस 3 जनवरी को रैली भी निकालने की तैयारी में है। और उधर बिलासपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब के नाम पर 4 से 10 लाइन का पत्र लिख दिया जाए और कह दिया जाए कि जवाब भेज दिया है, पहले जवाब देखकर पूरी जानकारी लूंगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई करूंगी। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला आखिर कैसे सुलझेगा। आरक्षण को लेकर शासन और राजभवन में टकराव क्या यूं ही बनेगा, और आरक्षण विधेयक पर कानूनी पेच या फिर सियासी तकरार नजर आ रही है। सियासत का शिकार हो रहा है आरक्षण बिल। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसे नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। जी हां, आरक्षण विधेयक पर दिए गए सरकार के जवाब के बाद राज्यपाल उसका परीक्षण करेंगी, विधिक सलाह लेंगी और फिर हस्ताक्षर पर विचार करेंगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर पिछले कई दिनों से गेंद कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में जाती दिख रही है। अब जब सरकार ने राज्यपाल के पूछे 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं, तो सत्ताधारी दल कांग्रेस आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर लेट लतीफी पर सवाल उठा रही है। तो जवाब भी भेज दिया गया है, अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब आरक्षण का मामला आधिकारिक तौर पर राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता जा रहा है। अब राजभवन के खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने की तैयारी में है। 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी। उधर आरक्षण मसले पर बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आदिवासियों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। 18 के चुनाव हुए उस समय पॉपुलेशन का आदिवासियों के जितना परसेंटेज है रिजर्वेशन, उसमें कहीं कमी तो देखा नहीं। आदिवासियों के बात करके सरकार बना लिए। अब उन्हीं आदिवासियों के साथ में ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इतना परसेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार है कहीं ना कहीं खुद झूठ बोल रही, या तो आंकड़ों को देखा नहीं हो। तो कांग्रेस की देखिए नियति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला संवैधानिक कम सियासी ज्यादा दिखने लगा है। और स्थिति ये है कि आरक्षण को लेकर पहले जहां कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी चल रही थी, वहीं अब सरकार बनाम राजभवन वाली स्थिति दिख रही है। फिलहाल वक्त तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है, जबकि आरक्षण के पेच के चलते छत्तीसगढ़ में हजारों नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो आरक्षण को लेकर के बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या आरक्षण का रास्ता छत्तीसगढ़ में साफ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आरक्षण की लड़ाई यहीं तक थी, आगे कोई लड़ाई नहीं है, या सियासी मायनों में ये आरक्षण की लड़ाई आगे बढ़ती नजर आएगी? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आप इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले सवाल आपसे यही कि मौजूदा वक्त में जो सवाल पूछे गए थे राजभवन के द्वारा, उन सवालों का जवाब भी दे दिया गया। आपको लगता है कि हस्ताक्षर होने में कोई ज्यादा देर होनी नहीं चाहिए, और अगर हस्ताक्षर नहीं होता है तो आगे कुछ बड़ा करने की तैयारी भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संवैधानिक तौर पे गवर्नर मैडम को सवाल पूछने का जो है अधिकार नहीं है। एक नियम है संविधान के हिसाब से कि कोई विधेयक यदि विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस आता है, तो राजभवन से यदि उसमें गवर्नर को लगे कि इसमें कुछ कमी है, तो वो उसमें क्वेरी लगाकर उस विधेयक को वापस कर दे।
तो उसको सही करके राज्य सरकार जो है उसको भेजती है। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि विधानसभा को विभागों से, मतलब विभागों को, प्रदेश के विभागों को विधानसभा से बड़ा मान लिया गया है। और गवर्नर मैडम ने सवाल विधानसभा से नहीं विभागों से पूछा, जो कि नियम के तहत नहीं था। फिर भी आखिर उनकी एक जिद थी कि सवालों का जवाब दीजिए तो मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगी। नितिन जी, राज्यपाल ये कहना चाह रही हैं कि मैं ये नहीं चाहती हूं कि किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति बने जो पहले बन चुकी है। आरक्षण के मामले पर कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में फिर से मसला लटक जाए और लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले। ये गवर्नर मैडम ने ही कहा था जब ये आरक्षण हाईकोर्ट से निरस्त हुआ था कि आप तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाइए और आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास करके गवर्नर हाउस भेजिए, मैं साइन कर दूंगी। और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बोलने का अवसर दिया गया। रात को 11 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई चली है इस विशेष सत्र में, और सर्वसम्मति से विधानसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद राजभवन आया। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, 14 विधायक भी आखिर उसमें सर्वसम्मति से यदि पारित हुआ है तो साथ में थे। तो उनका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जाए और गवर्नर मैडम से रिक्वेस्ट करें कि इस आरक्षण के विधेयक पर हस्ताक्षर करें। नितिन जी, अगर इसमें कहीं पर तलवार लटक जाती है, इसको अगर हस्ताक्षर कर देती है राज्यपाल महोदया, तो उसके बाद अगर उस पर किसी भी तरीके से रुकावट होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए, ये अगर और मगर की स्थिति रहेगी तो ये विधेयक में मुझे लगता है विलंब होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि कोर्ट में कोई चैलेंज करेगा, कोर्ट में ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसकी तैयारी भी राज्य सरकार की भरपूर है। और सरकार ने जो है बिल्कुल सारे वर्गों को, जनसंख्या को, सारी चीजों को आधार बनाकर ही कैबिनेट में पहले प्रस्ताव लाया, कैबिनेट से पास करके विधानसभा ले गए, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करके गवर्नर मैडम के पास लाया। ऐसा कुछ होने की उम्मीद या गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर मैडम को उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, हो सकता है हस्ताक्षर करते हैं, पर हम फिर भी निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश में जो नौकरियां निकल रही है, प्रमोशन की जो स्थिति है या एडमिशन के जो हालात आरक्षण की वजह से जो बने हुए, वो तत्काल उसका समाधान हो। प्रदेश के युवाओं के विषय में त्वरित निर्णय। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका कार्यक्रम में। अब सवाल सर यहाँ पर यह है कि राजभवन की तरफ से सवाल पूछ ले जाते हैं और राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके वो बार बार इस अपने वक्तव्य में बता रही हैं कि मैं नहीं चाहती हूं कि पुनरावृत्ति हो जो पहले हो चुका है। पहले से ही आरक्षण के मसले पर जब सवाल उठे और कोर्ट के द्वारा जब इस पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, तो उसके बाद 76% आरक्षण कर देना ये किस लिहाज से, किस आधार पर ये सही होगा? और इन्हीं को लेकर के 10 सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये स्थिति सुलझने की तरफ है या और भी ज्यादा गुत्थी उलझती चली जा रही है आरक्षण की? ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। अभी अगर राज्यपाल का हस्ताक्षर अगर हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कानूनी तरीके से वो लागू हो पाएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 50% आरक्षण के पक्ष में है। जरूर ये कहा जाता है कि कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 50% से अधिक है, लेकिन उन परिस्थितियों पर आयोग का भी गठन किया गया। दूसरा, तमिलनाडु का मामला अभी तक पेंडिंग ही है, उस पर चूंकि निर्णय नहीं आया इसलिए लागू है। तो ये साथ में आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कर रहे हैं। साथ में सरकार की तरफ से जो विधेयक गया है उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर तो चाहिए। उसके अलावा 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी ताकि 76% आरक्षण को किसी कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। अब मान लो राज्यपाल का हस्ताक्षर हो भी जाता है तो क्या कल से भर्तियां 76% के आधार पर होने लग जाएगी? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं कहता हूं कि ये मामला राजनीतिक चीजों में उलझ गया है और बहुत जल्दी सुलझने का इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। नितिन जी, संभावनाएं तो कुछ नजर नहीं आ रही है। हस्ताक्षर होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि नौकरियां कल से शुरू हो जाएंगी उनको मिलना। और दूसरी बात सवाल ये है सर, दूसरी बात सवाल ये है कि विधानसभा ने जिस विधेयक पर मोहर लगाई है, बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि उस पर वापस से सवाल खड़े हो जाएंगे हस्ताक्षर करने के बाद भी। तो उसके लिए क्या रोड मैप है? सरकार आगे की तस्वीर को देखते हुए क्या कोशिश कर रही है? सवाल खड़े करने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है वो पहले से ही एक्टिव है, जो बार बार ये कह रहे हैं सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़ेंगे। और ये है कौन? भाजपा के ही होंगे। इन्होंने ही 50 से ऊपर आरक्षण किया था तब सवाल खड़े हुए। 2012 में इन्होंने आरक्षण का जो नया बिल था
विधानसभा में पेश करके जो कानून बनाया था, क्या हुआ उससे? लंगड़ा विधेयक लाया, बोलते हैं किसी भी मकान की बिल्डिंग अगर बने तो उसकी नींव जो यही तो सवाल है ना नितिन जी। अगर 50% से ज्यादा बीजेपी की सरकार अगर लेकर के आई तो उसको लेकर के भी तो क्या हुआ ना, उसको डिफेंड तो नहीं कर पाए आप कोर्ट में, नहीं ना तो पिछली सरकार कर पाई ना आप कर पाए। क्या किया? हाँ, 6 साल इन्होंने क्या किया? शुरुआत में बोल रहा हूँ ना, नींव कमजोर थी, लंगड़ा विधेयक था, एक कमजोर नींव पर खड़ी हुई बिल्डिंग थी, कहां से ठीक पाएगी वो? इस विधेयक का आधार क्या है सर? प्रयास किया जनता को जरा नितिन जी सुनिए सुनिए तो सही नितिन जी, जनता भी ये जानना चाहती है कि हमारी सरकार आदिवासियों के हक में या प्रदेश के लोगों के हित में जो विधेयक लेकर के आई है, जिस पर हस्ताक्षर के लिए उम्मीद है, उसमें आखिर ऐसा आधार क्या है जिसकी वजह से पहले जो विधेयक का या जो आप लेकर के आए गई थी सरकार, मसौदा लेकर आई थी, उस पर जो सवाल खड़े किए थे, इस पर नहीं होंगे? आधार तो बताइए उसका। बिल्कुल नहीं होंगे, उनकी जो गलतियां थी और उन्होंने जो मैंने कहा कि कमजोर नींव पर बिल्डिंग खड़ी थी, हमारी नींव मजबूत है। ये विधेयक पर गवर्नर मैडम हस्ताक्षर करें, मैं दावा करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यदि ये भाजपा के चढ़ाए हुए लोगों द्वारा यदि कोई वहां पर हाईकोर्ट के किसी ने फाइल भी किया, तो हमारे पास मजबूत जवाब है। हम इनके जैसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, जैसा ये 6 साल बैठे रहे, जवाब भी दिया, एफिडेविट किस तरीके से सही ढंग से देने थे वो भी दिए, गंतीराम कंवर की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट गई थी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट गई थी। जानबूझ के इन्होंने ये सब किया क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। हमारी नीयत साफ, प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है और निश्चित तौर पर देखिएगा 9वीं अनुसूची में लाना यही अगला कदम होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये कदम होगा और इस विषय में तो भाजपा को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो भाजपा के विधायक जो है विधानसभा से बाहर थोड़ी है। यदि सत्र विधानसभा के सत्र में यदि विधेयक पास होकर गवर्नर मैडम के पास आया है तो भाजपा को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजभवन को कतई। आपको नहीं लगता कि इसके बाद सवाल ये उठने लगेंगे कि आप चाहते तो आप क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं? नहीं, इसमें कंधे पे बंदूक रखने का सवाल ही क्या, कंधा ही कहा? वहाँ पे 14 लोग बचे ले लेके खूब चिल्ला चिल्ली की तो विधानसभा में, लेकिन सहमत हुए और सर्वसम्मति से ही तो आया है विधेयक। इनके जैसा लंगड़ा विधेयक नहीं। मैंने कहा कि मजबूत नींव पर खड़ी की जा रही इमारत है। निश्चित तौर पर ये विधेयक पर गवर्नर मैडम साइन करेंगे तो ये विधेयक लागू भी होगा, कानून भी बनेगा और प्रदेश में आरक्षण लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। राजेश जी को जोड़ लेता हूँ। राजेश जी, जो पुराना विधेयक था वो लंगड़ा विधेयक था, इसलिए उसको फिर से नकार दिया गया, कोर्ट में जाकर के वो गिर जाता है। लेकिन इस विधेयक के अंदर बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनको नितिन बंसाली जी बता रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जब आगे जब ये प्रोसेस बढ़ेगा, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो कोई विकल्प सरकार के पास और कोई 9वीं अनुसूची के अलावा कोई और बचता है या इस विधेयक में कोई ऐसा आधार हो? सभी चाहते हैं आरक्षण, जी सभी चाहते हैं कि आरक्षण इतने मजबूत आधार पर विधेयक पास हुआ हो कि उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न कर पाए। राज्यपाल ने चाहे राजनीतिक कारणों से ही किया हो, लेकिन सवाल जब खड़े किए हैं तो उसका जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस या भाजपा का मामला नहीं है, ये प्रदेश के युवाओं के हित का सवाल है। उन्होंने जो 10 सवाल किए हैं, सरसरी नजर से भी देखें तो हमें उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कोई राजनीतिक सवाल उसमें नहीं किए हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए। साफ साफ अगर वो कह रही हैं कि पहले का जो 50% से ऊपर आपने 58% किया था और आज 76% हो गया है, तो आपका इसके पीछे आपने कौन सा नया मतलब आपका सर्वेक्षण करा दिया या कौन सा आपने आयोग का गठन कर दिया? क्या कर लिया आपने कि जिसके चलते आपने ठीक है समिति का गठन किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट चली गई है, क्वांटिफाइबल डाटा का बार बार जिक्र हो रहा है। मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ देवेंद्र वर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थोड़ा सा देर हो गई आप, लेकिन जरा जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से अब अपना जो सवाल पूछे गए थे उनसे वो सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं और उम्मीद ये है कि राज्यपाल महोदया अब इस विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर देंगी ताकि आम जनता को आरक्षण का लाभ मिल सके। आपको नहीं लगता कि अब हस्ताक्षर करने में ज्यादा देर करनी चाहिए या कुछ और विधायिका वाले जो मैटर अभी इसमें दिए गए थे, क्योंकि विधानसभा से ये पारित हो चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले इसको जांच लें, परख लें कि जो जवाब दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं, उसमें डाटा प्रस्तुत किए भी गए हैं या नहीं? देखिए ऐसा है, कांग्रेस जो है लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं गंभीर नहीं दिखते हैं।
जिस समय कोर्ट से ये आपत्ति आई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके बाद 2.5 महीने इस सरकार को लग गए विधेयक लाने में। आप देखिए, उसके बाद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई थी, अभिषेक मनु सिंघवी इनके कांग्रेस के और इस सरकार के वकील जो हैं वो कहते हैं कि मैंने तैयारी नहीं की, मुझे और समय चाहिए। आप जानिए कि कितने गंभीर हैं ये आरक्षण को लेकर के कि उनके वकील तैयारी करके जिनको 2.5 महीने और 3 महीने का समय मिल चुका। आप भी जो विधेयक लेकर के आए थे वो भी तो ज्यादा दिन तक नहीं पाए ना, उस पर भी तो सवाल खड़े हो गए थे ना। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सर, मैं वापस लौटूंगा, आपसे जवाब लूंगा। देवेंद्र वर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। देवेंद्र जी, इसमें राज्यपाल महोदय जो कहना चाह रही हैं उसका जरा सार बताइए। और जो 10 सवाल उन्होंने किए, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सवाल पूछना गलत है, आपको अगर ये विधेयक पास नहीं करना था, इस पर हस्ताक्षर नहीं करना था, आप लौटा देते वापस। नहीं, देखिए, ये तो राज्यपाल के विवेक के ऊपर है कि वो जो विधेयक उनके पास में गए हैं उनको क्या करती है, उनको लौटाती है कि उसमें कोई सजेशन देती है कि उसको राष्ट्रपति के बाद में। लेकिन प्रश्न ये अभी क्या है कि महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो अभी तक हो गया है उसके ऊपर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। अब जनता के हित में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो ये एक डेडलॉक है और जो प्रदेश की जनता और जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स के एडमिशंस में और जॉब में सब में रुकावट आ गई है, इसका हल क्या है? एक्चुअली महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसके लिए हल क्या है। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो एज पर लेटेस्ट डाटा 38% ओबीसी है। चलिए, ठीक है, यानी कि ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकना हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महारैली से इस पर हस्ताक्षर होने की संभावनाएं बनेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।